नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में आज मुख्य रूप से आपको हम जानकारी देंगे पशुधन क्षेत्र में उपयोगी साहित्य की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा खाद्य सामग्री बिक्री केंद्रों की शुरुआत। CSSRI ने लवणीय भूमि में अधिक उत्पादन लेने की किस्में तैयार की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना से लाभान्वित किसान। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और अब खबरें विस्तार से। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे देश में बीज उत्पादन की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय बीज निगम है। अब इस निगम ने खाद्य सामग्री बिक्री की ओर भी कदम रखा है। देश के पहले खाद्य सामग्री बिक्री केंद्र का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने शुभारंभ किया। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। किसानों की सबसे बड़ी बीज उत्पादक संस्था राष्ट्रीय बीज निगम बीज उत्पादन के साथ साथ खाद्य सामग्री बिक्री में भी कूद पड़ा है। देश के पहले खाद्य सामग्री बिक्री केंद्र का उद्घाटन कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने इस केंद्र की उपयोगिता के बारे में बताया। भारतीय बीज निगम बड़े पैमाने पर बीज का उत्पादन करता है, लेकिन एक उसमें क्वालिटी ऐसी हो जाती है जो उत्पादन के योग्य यदि नहीं है तो उसको एक सस्ते दाम पर बेच देते थे। अब उसका वैल्यू एडिशन करके उसको बेचने के लिए एक बिक्री केंद्र की स्थापना इन्होंने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गौड़ ने बिक्री केंद्र खोलने के उद्देश्य एवं भविष्य की योजना के बारे में बताया। ये हमारा जो अभी तक हमने जो बीजों की जो गुणवत्ता और इस पे जो ध्यान दिया है, कुछ एक बीज हमारे ऐसे होते हैं कि जो बीज के काबिल नहीं होते हैं, तो वो हम अभी तक मंडियों में ग्रेन के रूप में बेच देते थे। उसको अब ये सोचा हमने कि कंपनी यदि कुछ वैल्यू एडिशन का कार्य कर ले तो उससे एक तो सीधे फार्म से किचन तक हमारी जो थ्योरी है कि फार्म से किचन होगा, बीच में जो हमारे जो खर्चे बढ़ जाते थे उसमें ग्राहक का और कंपनी का दोनों का फ़ायदा होगा। इसके पीछे ये मंशा है। और क्योंकि बीज जो है सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है और ट्रू टू द टाइप, जैसे जिस वैरायटी का भी होगा तो उस वैरायटी का हो, तो इसमें जो गुणवत्ता होगी, जो कॉमर्शियल जो हमारा आटा आएगा या जो बासमती का चावल आएगा या जो भी चावल आएंगे वो बिल्कुल बासमती ही होगा, क्योंकि वो बीज के लिए बनाया गया था। हमारे देश में कृषि मंत्रालय के अधीन ICAR की केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान देश की लवणीय भूमि को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है एवं लवणीय भूमि में कैसे अधिक उपज ले सके, गेहूं, सरसों आदि की किस्में भी तैयार कर रहा है, जिससे हमारे लवणीय भूमि से प्रभावित किसान भी लाभान्वित हो सके। ICAR का केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल देश भर की लवणीय एवं क्षारीय भूमियों के सुधार हेतु प्रयासरत है। देश भर से आए संस्थान के वैज्ञानिक इन दिनों रबी फसलों की अधिक उपज इन भूमियों में कैसे लें, शोध कर रहे हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर PC शर्मा एवं सरसों के वैज्ञानिक ने हमारे संवाददाता को बताया। ये फार्म जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, ये पानीपत के पास है। एक नैन फार्म है, नैन गांव है, उसमें हमने इसमें लिया है। जो एक्चुअल हमारी नमकीन भूमि वाली, नमक वाली ज़मीन है, उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम एक्चुअली यहाँ पे आके अपने प्रयोग करके उसमें देख रहे हैं। ये फार्म हमने 2011 में लिया था। तकरीबन 27 एकड़ का फार्म है। पंचायत से लैंड से लेके हमने लिया, इसमें प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें हम जो सरसों, गेहूं की नई प्रजातियां और धान की जितनी भी नमक सहनशील प्रजातियां हैं, उनकी जितनी भी ब्रीडिंग का वर्क है वो सारा प्रयोग हम यहाँ से भी करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल ज़मीन में नमक है। जो नमक की मात्रा रहती है जिसमें हम प्रयोग करते हैं, मैं एक उसका मापदंड है, जो अगर हम ठीक पानी पीने वाला है तो उसका डिग्री 1 भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो 5 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक वो नमक इस भूमि में है, ज़मीन में है। तो उसमें हम ये जो हमारी नई प्रजातियां हैं उसमें लगाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और उसी के बेस पे ही फिर हम जो हमारे भारत सरकार को देते हैं
कि नई प्रजाति निकाली गई है और इसको हम जितनी भी नमक सहनशील एरिया है, नमक वाले एरिया हैं, उसमें लगाने के लिए हमने इस साल 2016-17 में CS58 नाम की एक सरसों की वैरायटी रिलीज की है, जो कि लवणग्रस्त और क्षारग्रस्त मृदाओं के लिए अति उपयोगी है। इसकी जो लवण और क्षारग्रस्त सहनशीलता है वो करीब 12 EC के आसपास है। इसके अलावा ये उससे ज़्यादा में भी हो सकती है यदि समुचित पानी और मृदा का प्रबंधन किया जाए तो। इसकी जो यील्ड है, पैदावार, वो किसान साधारण भूमि में तो 28 क्विंटल तक ले सकते हैं, लेकिन लवणग्रस्त और क्षारग्रस्त मृदाओं में इसकी करीब 22 से 24 क्विंटल भी आ जाती है, यदि उसे पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करें। जैसे कि इसकी समुचित सीड रेट रखी जाए, जो कि 4 से 5 किलो 1 हेक्टेयर में रखी जाए, और इसकी लाइन सोइंग की जाए सीड ड्रिल मशीन से। इस तरह से इसमें करीब 40% तेल है और ये करीब 130 से 132 दिन में पके तैयार हो जाती है। इसका जो उपयुक्त समय है बुवाई का, वो लगभग 15 अक्टूबर तक बुवाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि चेपा तथा इसके रोग, इनमें इसका कोई भी ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, तथा साथ साथ ही यदि किसान के पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो तो 2 पानी लगा दीजिए। यदि समुचित व्यवस्था ना हो तो वो 1 पानी 45 दिन के होने पर लगा सकता है। उसके साथ इसकी यील्ड पर उससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इस प्रकार से किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने एवं ग्रामीण भारत के समग्र विकास तथा भारतीय युवाओं की प्रतिभा को उभारने हेतु उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत एक नई योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना आरंभ की है। भारत सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना बनाई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। इसके तहत पहल करते हुए सरकार ने पुसा के अंदर अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी 19 और 20 तारीख को, 100 फार्मर सेलेक्ट किए हैं, उसमें हमारा भी फार्म है। तो ये मोदी जी ने ऐसे कदम उठाए हैं, उससे किसान अपने आप में एक गुरु बनेगा, एक मास्टर बनेगा। तो हमारा फार्म जैसे सेलेक्ट हुआ है, उसी के तहत में हमने इलाके में आसपास के गाँव के इस इलाके से एक कैंप लगानी, हमने 5 कैंप लगानी है पूरे साल में। एक कैंप के अंदर 30 किसान हमारे पास शिक्षा लेने के लिए आएंगे। उन किसानों को हमने हमारे खेत के अंदर जो कुदरती और जैविक खेती हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें उनको शिक्षा देनी है। उनको बताना है भी कैसे जीवामृत बनता है, कैसे बीज अमृत बनता है, कैसे सहजीवनी फसल कैसे हम बीजते हैं, यहाँ फसल चक्कर के बारे में। ये 5 दिन का एक कैंप होएगा, 30 किसान हमारे से सीखेंगे और उसके बाद फिर दूसरी कैंप, तीसरी कैंप, ऐसे हमें साल में 5 कैंप लगानी है। एक कैंप के लिए सरकार है जो किसानों को जो सहायता दे रही है वो 1 लाख रुपए की है। तो ये एक वो मोदी जी ने बड़ा अच्छा कदम किया है। इससे जो किसान सीखेंगे उनके पास ये 2 आवश्यकता ज़रूरी है। एक तो देसी गाय पालना, तो देसी गाय पालेंगे किसान, उसका गोबर जीवामृत बनाने में, कुदरती खेती करने में काम है, सहायता देगा। दूसरा गोबर गैस भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों से मिला से ये हमारी गाय भी बचेगी, गौवंश भी बचेगा, कुदरती खेती भी करेंगे। और किसान जो जिसके सेंटर, जहाँ मेरा सेंटर बना है, ऐसे 100 सेंटर बनाए हैं पहले योजना में। तो ये 100 सेंटर जो किसान हैं उनमें भी आत्मविश्वास बढ़ेगा भी हम कुछ अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कुदरत के लिए। तो उन किसानों को उत्साह होएगी और सीखने वाले किसान भी उससे कहेंगे भी ऐसे ये कर रहे हैं, क्यों ना कल को हमारा फार्म भी कल को सिलेक्ट होएगा। गवर्नमेंट की ये स्कीम है, आगे जाके 500 और हर ज़िले में एक सिखलाई ऐसे सेंटर बने जाए, गवर्नमेंट की योजना है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जबकि आज और कल हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में मौसम साफ रहेगा।
पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत में आज और कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। 2 दिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात होने के आसार हैं। पूर्वी भारत के उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज बरसात होगी, जबकि कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, किसी भी क्षेत्र में साहित्यिक जानकारी बेहद जरूरी होती है और साहित्यिक जानकारी को आधार माना जाता है। खासतौर से अगर बात की जाए पशुपालन की, पशुपालन के क्षेत्र में भी साहित्य है और आज आपको वही हम बताएंगे। पशुधन के लिए उपयोगी साहित्य क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिनसे खास बातचीत की कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हंसराज नायक ने। खेती की जोत कम होने की वजह से ज़्यादातर लोगों का व्यवसाय पशुपालन, पशुधन ही है, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन इसका व्यावसायिक तौर पर कार्य कर रहे हैं और ऐसे में उनको पूरे साल भर के गतिविधियां करने के लिए अगर उनके पास कुछ लिखित सामग्री अपने पास हो तो उनको अपनी समस्याओं के समाधान में बहुत कुछ आसानी हो जाती है। और उसके लिए बहुत ही कारगर जो तरीका है वो है हमारा साहित्य। जो ये कृषि एवं पशुधन संबंधी जो साहित्य है वो आप तक पहुंचाने में बहुत ही कारगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय। और इस निदेशालय के निदेशक हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आप हमारे किसान भाई बहनों को जो सारे साल भर इस पशुधन का पालन करते हैं, कुछ व्यावसायिक तौर से या कुछ अपनी आजीविकोपार्जन के लिए, तो उनको समय समय पर इस तरह की बातें आप या साहित्य बताइए जिससे कि वो वक्त बे वक्त उसका इस्तेमाल करके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। कृषि में अहम एक हिस्सा है पशुधन का, उसी तरह हमारे प्रकाशनों में भी पशुधन के जितने विषय हैं की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है। और हम सभी प्रकार की जानकारी न केवल किसानों को बल्कि विद्यार्थियों को और जो अनुसंधान करता हैं उनको और किसान भाइयों को सबको ये जानकारी देते हैं। इसमें हमारे जो संस्थान हैं उनमें चाहे वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या करनाल का डेयरी अनुसंधान संस्थान हो या हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वेटनरी कॉलेज हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, माने हुए लेखक हैं, वो सब हमारा योगदान करते हैं और विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखते हैं, जिनमें से पशु से संबंधित, पशुपालन से संबंधित अनेकों प्रकाशन हमने प्रकाशित किए हैं और आगे भी करते रहते हैं। अभी हमारी 88वीं वार्षिक बैठक हुई थी ICAR सोसाइटी की, उसमें हमने मधुमक्खी पालन का, जैसे आपने जिक्र किया था, उस पे भारत में मधुमक्खी पालन पे एक नई पुस्तक प्रकाशित की है। और हमारी सबसे अहम प्रकाशन है हैंडबुक सीरीज़, हम कहते हैं इसको। तो ये हमारी हैंडबुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक पशुधन उत्पादन के लिए बाइबल का काम करती है। जैसे कहा जाता है कि ये एक किस्म से धर्म ग्रंथ है। और ये
हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। हिंदी में इसके 2 भाग हैं और इसके हर एक अलग अलग चैप्टर का बहुत से विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया है। इसमें जो भी पशुधन के बारे में, पशुपालन के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो इसको पढ़ते हैं और ये विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है और किसान भाई भी इसको खरीदते हैं। हम कई जगह प्रदर्शनियां लगाते हैं, वहाँ पे भी ये पुस्तकें लेके जाते हैं, तो वहाँ इनके मांग बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से ये एनिमल हस्बेंड्री हैंडबुक है जो कि मैं सबको इसकी सिफारिश करूँगा कि किसान भाई इसको ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ हमारे पास भैंस उत्पादन, शीप प्रोडक्शन, गोट एंड शीप प्रोडक्शन, खरगोश उत्पादन और जो पूर्वोत्तर राज्यों में याक और मिथुन जैसे हमारे मवेशी हैं उन पर भी हमने अलग अलग पुस्तकें प्रकाशित की। तो ये सभी विषय हम इसमें लेते हैं और इसके साथ ही जैसे हमारा व्यवसायीकरण हो रहा है कि हम डेयरी में जाएं, तो डेयरी पे अलग से हमारे पास किताब है जिसमें प्रसंस्करण के बारे में भी लिखा गया है और दूध उत्पादन के बारे में भी लिखा गया है। तो गौ पशुओं की और समस्याएं हैं या जो आज ड्राई एनिमल्स जिनको हम कहते हैं, जो अभी प्रोडक्शन के लायक नहीं हैं लेकिन गौ वंश के जो पशु हैं उनका रखरखाव हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और जो ड्राई एनिमल्स हैं उनसे भी हम कैसे लाभ कमा सकते हैं, उस पर भी हमने साहित्य प्रकाशित किया है। तो ये प्रकाशन काफ़ी अच्छा एक इसका सफल उपयोग हो रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ मुर्गी पालन और ये मछली के ऊपर भी है हमारा साहित्य? हमारे पास मुर्गी पालन भी है, बत्तख पालन पर भी एक पुस्तक है जो क्योंकि हमारे जो पूर्वी राज्य हैं ख़ास तौर से उनमें बत्तख पालन भी हमारे ट्राइबल्स में भी देखा गया है और बाकी क्षेत्रों में भी ये काफ़ी लोकप्रिय है और इसको लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से अभी कम किया जा रहा है। तो मैं विशेष तौर से इस पर भी बल देना चाहूँगा कि बत्तख पालन भी के ऊपर भी हमारी जो पुस्तक है उसको भी देखें और इसकी और जानकारी हमारे संस्थानों से भी लें। तो मछली उत्पादन पे भी हमारे पास साहित्य है और क्योंकि ब्लू रिवोल्यूशन भी हमारा एक सपना है और बहुत बड़ा योगदान है मछली क्षेत्र का हमारी कृषि व्यवस्था में। डॉक्टर साहब, मैं एक और ये किताब देख रहा हूँ, आधुनिक पशु उत्पादन और प्रबंधन। अपने जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है या पशुधन उत्पादन है उसको आधुनिक तरीके से करने के लिए जो नई जानकारियां हैं वो इस पुस्तक में दी गई हैं और इसमें ख़ास तौर से जो हमारे दुधारू पशु हैं उनकी प्रबंधन के बारे में, उनके आधुनिक प्रबंधन के बारे में सभी तरह की चीज़ें बातें इसमें बताई गई हैं, चाहे भैंस पालन हो, गाय रखना है आपको या बकरी पालन है, और उनमें साथ में कुछ प्रसंस्करण की जानकारियाँ भी दी गई हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही मैं एक और पुस्तक भी दिखाना चाहूँगा जो कि पशु प्रजनन से संबंधित है। इसमें देखा ये गया है कि जो प्रजनन संबंधी विषय है वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक काविंग नहीं होती है तब तक दूध उत्पन्न नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। और एक बार अगर ये साइकिल टूट जाता है काविंग का, बच्चे पैदा नहीं होते हैं समय पर, तो किसानों को बहुत दिन तक जानवर को बिना दूध के रखना पड़ता है, जिससे उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है और वो उनकी लिए फ़ायदे का सौदा नहीं रहता। तो समय पर कैसे प्रजनन हो और हमारे पशुधन की संख्या निरंतर बढ़े और उसकी उत्पादकता भी निरंतर बढ़े, इसलिए ये एक बिल्कुल समुचित जानकारी पशु प्रजनन के बारे में दी गई है। इसमें उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में भी है कि प्रजनन के समय क्या समस्याएं हो सकती हैं और रेगुलर जो ब्रीडिंग है जानवरों की वो कैसे हो, प्रजनन एक नियमित रूप से कैसे हो, वो विषय भी इस पुस्तक में लिया गया है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने ये बताया साहित्य के बारे में, लेकिन क्या स्वास्थ्य संबंधी साहित्य भी अपने यहाँ से प्रकाशित होता है जिससे किसान भाई हमारे लाभान्वित हो सके? पशुओं की जो मुख्य बीमारियां हैं उनकी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है जो कि पशु चिकित्सा से संबंधित है। जब तक हमारे किसान भाई जागरूक नहीं होंगे, उन्हें अचानक जो नुकसान हो जाता है, जैसे गलघोटू है, अगर गलघोटू का टीका नहीं लगा
तो वो घातक सिद्ध होता है ज़्यादातर, और उसके बाद में इतनी तेज़ी से जानवर की मौत भी हो सकती है जल्दी से, कि शायद जो चिकित्सा है वो समय पर ना भी मिल पाए, क्योंकि पशुधन जो है हमारे दूर दराज के इलाकों में भी रहता है और कई बार जो चिकित्सीय सहायता है वो नहीं मिल पाती। तो बहुत सारी वैक्सीन हैं बहुत सारे रोगों के लिए, अगर वो वैक्सीन की जानकारी किसान भाइयों को हो जाए तो वो डॉक्टरों से मिलके समय पर अपना कदम उठाएं और वैक्सीनेशन केवल सुचारू रूप से कर लें, समय पर कर लें, तो मैं कहूँगा कि इससे हमारी उत्पादकता और जो किसानों की आर्थिक उन्नति है उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। पशुओं की बीमारियां तथा उनकी रोकथाम के बारे में किसान भाई अगर जागरूक हो जाते हैं तो वो उनका प्रबंधन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं तथा जो रोग होने वाले हैं उनसे जो नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, मैं यहाँ एक बात और किसान भाइयों के लिए जानना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं जो पशुओं के ऊपर ही कार्य कर रहे हैं, तो क्या वहाँ से भी इस तरह का कोई साहित्य वगैरह वो प्रकाशित करते हैं ताकि किसान भाई उससे भी लाभान्वित हो सके? किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि कौन कौन से पशुओं के बारे में कहाँ कहाँ अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। वैसे तो हमारे वेटनरी कॉलेज हैं जो कि हर राज्य में किसी में एक, किसी में दो या और ज़्यादा भी हैं, लेकिन हमारी जो परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका भी अपना व्यापक अनुसंधान संस्थाओं का सिस्टम है, जिसमें सबसे पुराना हमारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है बरेली में, इज्जतनगर में, IVRI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो IVRI से आप पशु चिकित्सा के बारे में सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं, जो नवीनतम अनुसंधान हैं वहाँ से उसकी जानकारी उनको मिल सकती है। तो IVRI में भी उनका विस्तार विभाग भी है और आप वहाँ संपर्क करें निदेशक से, अगर उनका हमारे ICAR के वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं या सीधे IVRI इज्जतनगर के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो इसी तरह डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में, जो कि बहुत ही डेयरी के मामले में ख्याति प्राप्त है पूरे विश्व में। और बकरियों पे हमारा मथुरा के पास में मखदूम है, फरह एक कस्बा है, आगरा और मथुरा के लगभग बीच में पड़ता है। तो वहाँ बकरियों की जानकारी, विशेष तौर से बकरी पालन में क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ पे कौन सी नस्लें किसान भाई रखें, बकरी पालक रखें। तो इसी तरह से दूसरे पशुओं के बारे में, जैसे कि घोड़ों पे एक अनुसंधान केंद्र है हमारा हिसार में, और उनका एक सेंटर है बीकानेर में भी है। हिसार में जो पंजाब, हरियाणा और गुजरात और हमारे देश का मुख्य दुधारू पशु है भैंस, जिसका कि आधे से ज़्यादा दूध का कंट्रीब्यूशन है अकेले भैंस का, और उस पर अनुसंधान संस्थान है। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न इंडिया में भैंस का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। उसमें भी मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस और नीली रावी के दो हमारे केंद्र हैं, और करनाल में भी भैंस पे जानकारी ले सकते हैं, हिसार से भी ले सकते हैं। तो साथ ही भेड़ों के ऊपर भी हमारा संस्थान है जयपुर के पास अविका नगर में। तो इसी तरह ऊँट पे भी बीकानेर में एक संस्थान काम कर रहा है। तो जो राजस्थान के ऊँट पालक हैं या दूसरे जगहों के हैं, उनको भी नवीनतम जानकारी ऊँटों के बारे में वहाँ से मिलती है। और जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी हमारे संस्थान हैं, जो कि मिथुन और याक पे और सुअर पे हमारा गुवाहाटी में है, और यहाँ से हमारी बहुत सी नई संकर प्रजातियाँ इस साल विकसित की गई हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी इन कृषि और पशुधन संबंधी साहित्य के बारे में जानकारी दी है। अब हमारे किसान भाइयों की ये जिज्ञासा है कि इस साहित्य को मंगाने के लिए वो कहाँ संपर्क करें? हमारी पुस्तकों की वितरण की व्यावसायिक व्यवस्था है, जिसमें जो पुस्तक विक्रेता हैं वो भी हमारी पुस्तकें वो उपलब्ध कराते हैं, और या तो उनसे खरीद सकते हैं और नहीं तो सीधे संपर्क करके हमारे विभाग से ले सकते हैं। मैं इसमें जो हमारा पता है वो नोट करा देता हूँ। आप लिखें व्यवसाय प्रबंधक, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली 110012। हमारा जो दूरभाष नंबर है 011 दिल्ली का कोड है, 25
843657 25843657 ये लैंडलाइन का नंबर है व्यवसाय प्रबंधक का। इसके अतिरिक्त हमारा वेबसाइट है ICR का। अगर गूगल पे या कहीं भी सर्च इंजन में आप ICR ढूंढेंगे तो ICR का वेबसाइट निकल आएगा, icr.org.in, ICAR.org.in। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों आपने पता, दूरभाष नंबर और वेबसाइट भी नोट कर ली होगी। तो अब समय हो गया है डॉक्टर साहब का इस जानकारी के लिए धन्यवाद करने का। डॉक्टर साहब आपने किसानों को, खास तौर से हमारे पशुपालकों को इतनी अच्छी जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।